तो बच्चों, दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास। हमने डिस्कस किया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनकी ज़रूरत क्यों है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ है। हमने बारकोड और क्यूआर कोड इन दो के ऊपर बात पिछली क्लास में की थी, डिटेल बात हुई थी। तो थोड़ा सा तेज चलेंगे यहाँ पे। हमने ये देखा था कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं दैट अलाउस डाटा टू बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। एक मार्क की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइसेस की क्या बात कर रहा है। बाकी हमने ये चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली थी, बार कोड और क्यूआर कोड वाली। तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा आगे की तरफ चलूँ, जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, और मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा। दैट इज़ अ डिवाइस कॉल्ड डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप सब हम सब यूज कर रहे होते हैं, और इसका जो यूज होता है, ठीक है, अब इसका यूज हम डिफरेंट अंदाज से यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है और कुछ जो है वो मैं आपसे पूछूंगा भी और आपको प्रॉम्प्ट्स भी दूंगा कि आप मुझे बताएं। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर भी, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है कि डिजिटल कैमरा कहाँ यूज हो सकता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। और किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो इसलिए इस्तेमाल हो सकता है कि हम पैसेंजर की जो इमेज है, पैसेंजर की फोटोग्राफ है, उसको लें, ताकि वो फोटोग्राफ जो है वो फिर मैच हो आपकी उस फोटोग्राफ के साथ जो आपके पासपोर्ट पे मौजूद है। ऐसा ही है। तो इसका एक यूज आपको बताता है कि दे आर यूज टू टेक द फोटोग्राफ, बेटर फोटोग्राफ्स लेते हैं, एंड दे कैन बी टेकन बाय द स्मार्टफोन और टैबलेट्स। अच्छा, डिजिटल कैमरा एज अ डाटा कैप्चर डिवाइस भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और अब ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? ये इस्तेमाल हो सकती है आपकी कार्स के अंदर। तो कार के अंदर जो मिरर, ये जो साइड रियर व्यू आता है, इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि और कहाँ डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि डिजिटल कैमराज आर यूज बाय डेंटिस्ट टू टेक फोटोज ऑफ पेशेंट्स टीथ। अगर आप कभी गए होगे डेंटिस्ट के पास तो ये इसलिए भी इस्तेमाल हो जाता है। एक हमजा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज इन होम्स, घरों में इस्तेमाल हो सकता है, और मॉल्स। अब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक के अंदर पॉइंट्स गिवन है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ तो मुझे वो चीज़ें भी बड़ी याद आती हैं डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि डिजिटल कैमरा वर्चुअल रियलिटी के अंदर इस्तेमाल होता है। वर्चुअल रियलिटी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, गेम्स होते हैं कि अगर आप वीआर हेडसेट पहनते हो तो आपको वो एक रियल लाइफ सराउंडिंग फील देता है। तो वर्चुअल रियलिटी के लिए पहले आपको जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है और आपके सामने दिख रहा होता है, उसकी बहुत सारी इमेजेस लेनी होती हैं, और वो सारी इमेजेस फिर एज अ डाटा आप उस हेडसेट में डालते हो। और उसके बाद वो हेडसेट जब आप पहनते हो तो वो इस तरह से प्रोसेस होता है कि उसकी थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आपके सामने आ रही होती हैं, और वो आपको एक ग्लिम्स दे रही होती हैं कि जैसे आप रियलिटी में उस जगह मौजूद हो। बच्चों, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोगों को मेरी तमाम तमाम बातें समझ में आ रही हैं? तो दिस इज अबाउट, ये पूरा टॉपिक डिस्कशन टाइप ऑफ टॉपिक है, ठीक है। हम मतलब ये मैं आपसे नोट शेयर करूंगा, डिस्कस मैं आपसे करूंगा, एंड देन जो है आप उसको कर लोगे, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल कैमरा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि ये ट्रेडिशनल कैमरा से बहुत अच्छी फोटोग्राफ देता है। और ट्रेडिशनल कैमरा के अंदर तो पहले तस्वीर को लेके डेवलप कराना पड़ता था। अगर आपको याद हो, अगर अम्मा अब्बा की शादी की तस्वीरें देखी हो, तो वो जो उस वक्त फिल्म आती थी, कुछ उसको नाम कहते थे, माइक्रो फिल्म आती थी वो। तो वो पहले रोल डलता था कैमरा में, वो रोल डलने के बाद फिर तस्वीर ली जाती थी, फिर उसको हार्ड कॉपी में लाया जाता था, है ना। तो वो यही कह रहा है कि ईजियर एंड फास्टर टू अपलोड। आपने इवेंट की तस्वीरें ली और लेते ही उसको अपलोड भी कर लिया। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि वो हार्ड कॉपी की सूरत में ट्रेडिशनल मेथड में आता था। तो दूसरी बात कहता है कि नो नीड टू डेवलप फिल्म। तो वही मैं बात बता रहा हूँ कि आपको फोटोग्राफ्स को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे आपके पैसे बचते हैं और पेपर की भी कॉस्ट जो है वो बच जाती है। तीसरी चीज इसका फायदा ये है कि यू कैन हैव मोर फोटोज व्हेन यू अटैच द मेमोरी कार्ड टू इट। तो पहले ऐसा होता था कि 32 और 36 और 48 इस तरह के रोल्स आते थे। तो इसका मतलब है कि यू आर लिमिटेड, कि आप इससे ज़्यादा तस्वीरें खींच नहीं सकते इसी इवेंट में हो।
और आप लिमिटेड होते थे, बाउंड टू होते थे कि भाई इससे ज़्यादा हम तस्वीरें ले नहीं सकते थे। तो ये चीज़ भी ख़त्म कर दी मेमोरी कार्ड ने, ठीक है। तो 32, 36, 48, 64 पिक्चर्स कुड बी टेकन बाय ट्रेडिशनल कैमरा, ट्रेडिशनल कैमरा। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि लाइक यू नीड टू बी, वालेकुम अस्सलाम रेयान, तो नीड टू बी कंप्यूटर लिटरेट टू यूज़ द कैमरा प्रॉपरली। तो आपको आना चाहिए कि भाई ट्रांसफरिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स कैसे होती है। एक्सपेंसिव टू परचेज है डिजिटल कैमरा को, जो है डिजिटल कैमराज आर ऑल्सो यूज बाय पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ ठीक है। तो सूडो कोड होगा सिलेबस में, हाँ सूडो कोड होगा। 29 दिसंबर को मिड टर्म है P1 और P2 का। हाँ ऐसा है कि एक मैं ले लूँगा 29 को, और एक फिर उसके अगले हफ्ते ले लूँगा, ठीक है। नहीं अब्दुल्ला, आप लीव कर दो, आप अपनी जो है ना A लेवल वाली क्लास में ही ज्वाइन करना, ठीक है। ये कर लेना। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बाकी उसके अलावा 19 को स्कूल में है, तो मैं बाद में ले रहा हूँ ना, इसलिए मैंने इसलिए बीच में रखा ही नहीं एग्जाम के, आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो कि आपके स्कूल के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा ये है कि डिसएडवांटेज ये कि इमेजेस जो हो जाती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो कंप्रेस होने से जो आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज है उस पर कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ता है। तो इमेजेस को कंप्रेस इसलिए भी होना ज़रूरी है कि ताकि आपका जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है, ठीक है, ठीक है रैन, तो नीड टू बी कंप्रेस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो सिंगल इमेज कैन यूज मोर देन 12 MB। आप हाई डेफिनेशन कैमरा अगर इस्तेमाल करोगे तो फिर उसमें डेफिनेटली आपकी मेमोरी स्पेस ज़्यादा क्रिएट, मेमोरी ज़्यादा लेता है, तो आपकी इमेज को जो है, हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे फरहान। तो जो है इमेज को जो है कंप्रेस करना ही होता है डिजिटल कैमरा के अंदर आपकी, मतलब अगर आप कंपैरिजन एल्गोरिथम नहीं लगाओगे जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो फिर मसला ये आएगा कि आपकी एक एक तस्वीर 40, 40, 50 MB की होगी, तो उसको ट्रांसफर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा ये था डिजिटल कैमरा, समझ में आ गया। आपने ना इसके 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज और 3 यूजेस बस इतने ही रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करनी है, हाँ ये मैं अपलोड ज़ाहिर करूंगा, ये नोट्स आप ही के लिए हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आ जाते हैं बेटा कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अब जो सवालात आते हैं जो मुझे याद हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई कीबोर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कीबोर्ड तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये अगर डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है तो डाटा एंट्री कहाँ कहाँ होती है। डाटा एंट्री रेलवे स्टेशन पे भी होती है, जब वो आपके टिकट्स बुक करता है ना, तो यहाँ भी इस्तेमाल होता है। आपका कीबोर्ड एयरपोर्ट्स पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए भी इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होता है। यही कीबोर्ड सुपरमार्केट में इस्तेमाल होता है। अब ना अगर आ जाए कि भाई कहाँ यूज़ हो रहा है, तो पूरा लिखना कि सुपरमार्केट टू एंटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बारकोड, बारकोड मैनुअली। इन केस अगर आपने देखा होगा कि अगर बारकोड स्कैन नहीं होता तो ये उसको स्कैन करता है। एयरपोर्ट्स के अंदर आ रहा है तो एयरपोर्ट्स में किस लिए हो सकता है कि एंटर पैसेंजर डिटेल्स, डालता है पैसेंजर की डिटेल्स डालने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड नॉर्मली तो एक आपने देखा है जो आपके सामने होता है। एक कीबोर्ड आपको नज़र आएगा वर्चुअल कीबोर्ड, जो अमूमन आपकी तमाम इसमें डिवाइसेस में, जैसे आईपैड हो गया। अब मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास भी कीबोर्ड इस्तेमाल हो सकता है, आईपैड का भी कीबोर्ड होता है, ठीक है ना। तो आईपैड में भी कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, तो आपका नॉर्मल स्मार्टफोन हो गया उसमें भी वर्चुअल कीबोर्ड ही होता है। मतलब ये होता है कि वो फिजिकली अटैच नहीं होता, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आ रहा होता है, ठीक है। तो वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है बट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इनपुट डाटा इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कुछ लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट इनटू वर्ड, नंबर्स इनटू स्प्रेडशीट, इसलिए भी इस्तेमाल होता है। और टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, कमांड्स के लिए, जैसे प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल P, कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल C। तो कमांड्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये फास्टर एंट्री होता है टेक्स्ट की।
देखो ऑब्वियस तो है, बट जाहिर है हमें डिस्कस तो करना है ना, क्योंकि समटाइम ऐसा घुमा फिरा के सवाल देता है वो, तो फिर आप सोच रही हो तो कि यार क्या लिखा, क्या लिखूं मैं। तो सिलेबस का पार्ट है और डिस्कस करना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो फास्टर एंट्री होता है, ठीक है, इजी टू यूज़ है। कीबोर्ड से डाटा एंट्री जो है वो इजी टू यूज़ होती है। और उसके अलावा कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द एंट्री ऑफ पासवर्ड्स। आप पासवर्ड वगैरह डालती हो ना, तो इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि एंट्री ऑफ पासवर्ड्स इन एप्लीकेशन, पासवर्ड डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो ज़्यादा इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये डाटा एंट्री में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, कि इसके ज़रिए डाटा एंट्री की जाती है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आप लोगों ने एक चीज़, डिसएडवांटेज तो आता है कि एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, उसको हम कहते हैं RSI। किसी ने नाम सुना है? RSI, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये इसका नुकसान है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ कंप्यूटर करते हो ना, तो ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आप देखो, तो ये उसकी पिक्चर्स मौजूद हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से एर्गोनॉमिक्स को फॉलो नहीं करते, एर्गोनॉमिक्स जैसे ये देख रहे हो, ये एक पिक्चर आ रही है, रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि आपकी रिस्ट पे कितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है जहां मेरा माउस है। तो RSI के लिए ही, ये आप देख रहे हो, ये डिफरेंट तरह के कीबोर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के कीबोर्ड्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि RSI जो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, ठीक है, इससे निजात हासिल की जा सके। लाइक इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये एक सवाल कहीं ना कहीं आ सकता है कि जो है, किस तरह से आप बच सकते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी से। तो ये आप देख सकते हो कि दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स, एंड दैट्स हाउ योर रिस्क कुड बी व्हेन यू आर मेकिंग एक्सेसिव यूज ऑफ कीबोर्ड। ये अमूमन डाटा एंट्री वालों को ये मसला आ जाता है। ये अमूमन मसला प्रोग्रामर्स को आ जाता है जो प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइक दे हैव टू राइट द कोड, ठीक है। तो हाँ, तो खुजैमा के पास ये चीज़ है ना, तो गेमिंग कीबोर्ड्स आर आल्सो RS कीबोर्ड्स। तो गेमिंग कीबोर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर देखो यही लिखा हुआ है। नंबर वन जो मैंने आपको बताया, it कैन बी डिफिकल्ट टू यूज इफ द यूजर हैज़ अ लिमिटेड आर्म और रिस्ट यूज, एक बात आ गई। स्लो मेथड होता है अगर आप डायरेक्ट डाटा एंट्री के मुकाबले में देखो। डायरेक्ट डाटा एंट्री का मतलब ये है कि अगर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की बात करते हो, कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर मेथड्स होते हैं, उनके मुकाबले में डाटा एंट्री स्लो ही है, ठीक है। और इट्स अ लार्ज डिवाइस दैट यूजेस अप वैल्यूएबल डिस्क स्पेस। समटाइम्स कुछ जगहों पे आपको ऐसे डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। तो द यूज ऑफ डिवाइसेस वी कैन राइट आवर ओन यूजेस और फॉलो द बुक। आदम, मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस से मैंने बच्चों को यही कहा है कि जो बुक में लिखे हुए हैं और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वही पेपर में लिखो, क्योंकि मार्क्स उसी पे मिलेंगे। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे को नॉलेज होती है, बट बच्चा जब लिखता है ना, तो वो उस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखता या प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में नहीं लिखता जो CI को रिक्वायर्ड है। और फिर CI कहता है कि अगर ऐसा नहीं लिखता तो फिर उसको मार्क्स ना दो। तो फिर आपको आता भी होगा, लेकिन अगर आप सही लिख नहीं पाओगे यानी उसको बता नहीं पाओगे, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इन दी एंड नुकसान आप ही का होना है, ठीक है। तो ये आता है। तो इस्माइल, वो तो बात हो गई ना कि मतलब डिसएडवांटेज कुछ तो बताना है, अब जो आते हैं तो वो आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो बेटा ये तीन हमने इसके डिसएडवांटेज देख लिए कि लार्ज डिवाइसेस होती है जो डिस्क स्पेस लेती है। देखो समटाइम मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी आउटडेटेड होती हैं। लाइक अब जो चीज़ें आ रही होती है वो ऐसी नहीं आती, बट हमें पेपर में लिखना है। लाइक हमारी मजबूरी है कि हमें पेपर में उसका न्नुकसान बयान करना है। अब जैसे आपको याद होगा, चैप्टर 2 जो है वो उसमें हमने पढ़ा था यूएसबी के डिसएडवांटेज। अब अमूमन यूएसबी तो है ही न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, जो USB कनेक्शन है वही वही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बट हमें उसके अगर डिसएडवांटेज लिखने हैं, तो हमें पता है कि यार उसकी केबल लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेंदी नहीं होती। और उसके अलावा फिर हमने ये भी दिखा था कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर के जो उसके 2.0 और 1.0 के वर्जन है,
उसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो जस्ट फॉर राइटिंग कंटेंट हमें वो चीज़ लिखनी पड़ती है। अदरवाइज अभी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सब जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो उन्होंने उन चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया है। बट इन ऑर्डर टू राइट इन एग्जाम्स हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर आ जाते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? कीबोर्ड वाली बात समझ में आ गई? कीबोर्ड क्लियर है आप लोगों को? तो ये होगा। अच्छा, मैं सवाल देखता हूँ क्या सवाल है कि डिसएडवांटेज एडवांटेज पॉइंटर्स में लिखना होगा या पैराग्राफ में? वानिया, लाइक पैराग्राफ भी लिखते हो तब भी एक्सेप्टेबल है, और मैं कहता हूँ कि पॉइंटर्स में लिख लो, उससे अच्छा ये होता है कि एग्जामिनर के लिए भी आसान होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाता है कि बच्चा जो है ना वो लिख रहा है और पॉइंट्स लिख रहा है। तो मसला दायर है, डेफिनेटली इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पैराग्राफिंग फॉर्म में ही लिखो। आप सिंपल सिंपल उसको पॉइंटर्स बना के लिख सकते हो, पॉइंटर्स बना के भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, तो आप पॉइंटर्स बना के भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हम आ जाते हैं माइक्रोफोन की तरफ। तो माइक्रोफोन में दोबारा शेयर कर दूंगा फिलहाल। अब हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट डिवाइस दैट इज इन द सिलेबस इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे भी रहा है। तो माइक्रोफोन्स भी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सुपर मार्केट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सुपर मार्केट्स फॉर प्रमोशंस, प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए, सुपर मार्केट फॉर प्रोडक्ट प्रमोशंस। ये हो गया। एयरपोर्ट पे हमारा तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन पूरे मार्क्स उस वक्त मिलेंगे जब तुम बताओगे कि एयरपोर्ट पे किस लिए इस्तेमाल पे होता है। हाँ, अब जैसे हम लिख सकते हैं कि एट द एयरपोर्ट फॉर फ्लाइट, फ्लाइट अनाउंसमेंट्स। जो वहाँ रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो फिर फ्लाइट की अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, है ना, कि भाई फ्लाइट आ गई है, ये वाली फ्लाइट यहाँ से आ गई है। तो ये इस तरह से जो है वो एयरपोर्ट पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। सुपर मार्केट लिख दिया, फ्लाइट लिख दिया, सबवे स्टेशंस लिख दिया। तो हमें ये दो लफ्ज़ों में जवाब नहीं देना है, हमें पूरी सेंटेंस मेकिंग करनी है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट कि हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो किस लिए इस्तेमाल होता है? अब जैसे माइक्रोफोन स्पीच रिकॉग्निशन में भी तो इस्तेमाल होता है। जैसे हम पासवर्ड्स वगैरह बोलते हैं, हम सीरी को कमांड्स दे रहे होते हैं, वॉइस कमांड्स दे रहे होते हैं, है ना। तो कहता है कि माइक्रोफोन आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, आप वहाँ माइक का इस्तेमाल करोगे। आप कोई स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हो फिल्म के अंदर, आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करोगे। तो अच्छा, बाकी उसके अलावा इनपुट इन वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है दैट कन्वर्ट्स स्पीच इनटू टेक्स्ट। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, एक होता है स्पीच रिकॉग्निशन और एक होता है वॉइस। स्पीच क्या करता है? स्पीच आपकी आवाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और वॉइस रिकॉग्निशन ये होता है कि आपकी आवाज को, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन कैन बी यूज्ड एज अ पासवर्ड, कि तुमने अपना पासवर्ड अपनी आवाज रखी है, अपनी आवाज में कोई स्टेटमेंट रखी है। ठीक है, जैसे गुड नोट्स में माइक टू टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपसे यहाँ बात की। तो माइक आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली रही है ना हमारी। और वॉइस ओवर आईपी, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल, जो हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली, वो सबसे आखिरी पॉइंट है, वो देखना होगा आपने। आई थिंक आई एम मेकिंग अ चेंज इन द आईपैड बट इट्स नॉट शोइंग ऑन योर स्क्रीन नाउ, इजंट इट? ऐसा ही है ना, स्टक कर गई है स्क्रीन। जस्ट अ मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ। सो हेयर यू कैन सी कि ये जो मैं बात कर रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, और वॉइस ओवर आईपी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या ये बात यहाँ समझ में आ रही है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? यूज ऑफ माइक्रोफोन समझ में आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो अच्छा, अब व्हाई डू यू गाइस मेक यूज ऑफ वॉइस इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ टेक्स्ट इन व्हाट्सएप? देयर कुड बी अ रीजन। व्हाट कुड बी द रीजन? कि आप जो है मैसेज करने के लिए क्विकर इजियर, है ना, अब आप टेक्स्ट लिखोगे तो टक 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 हाथ लेफ्ट राइट चलाने पड़ेंगे। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ
माइक्रोफोन, तो आप बआसानी जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट के जरिए भी लिख सकते हो और माइक्रोफोन के लिए भी लिख सकते हो। इट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो वी मेक यूज ऑफ अ टर्म डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ राइटिंग डीफ, डम और ब्लाइंड, तो वी मेक यूज ऑफ द टर्म डिसेबल, तो इट इज अ गुड मैथड फॉर अ डिसेबल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है कि इसका एडवांटेज ये है कि यूज बाय डिसेबल पीपल फॉर वॉइस कमांड, वॉइस कमांड्स के जरिए वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइसेस से। अच्छा जी, उसके अलावा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर मैं अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहूँ, उसकी पिच बढ़ाना चाहूँ, उसमें बेस बढ़ाना चाहूँ, तो मैं स्पेशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी ये काम कर सकता हूँ, तो ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है, और फिर ये वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आप ऑटोमेटेड कार चला रहे हैं तो उसमें आप जो वॉइस कमांड्स हैं वो भी इसको दे सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो साउंड जो है वो डेफिनेटली, जो साउंड फाइल्स हैं, हाँ, वी कैन चेक वॉइस फ्रीक्वेंसी बाय ऑडेसिटी, प्रोमिनेंट बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्ब्स द रिकॉग्निशन प्रोसीजर। हाँ, हमारी ये भी हो सकता है कि अब जैसे एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि साउंड फाइल कुड बी लार्जर। अगर आप बहुत हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका फाइल साइज स्पेस लेगा, तो साउंड टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस। आगे चलते हैं, तो ऐसा है कि ये बात तो है कि अगर मैं कोई वॉइस भेज रहा हूँ स्पीच टू टेक्स्ट करके, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि मैंने देयर कहा, तो देयर अगर इस्तेमाल होना था THERE वाला, तो वो THEIR यूज कर लेगा, बिकॉज एक्सेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सेंट प्रॉब्लम कुड बी देयर, तो दिस कुड बी अनदर इशू विद इट, कि एक्सेंट प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि साउंड सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू बी एम्पलीफाइड फॉर प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन। माइक अगर आपका अच्छा नहीं है, आवाज अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, कैन इट बी कॉल्ड फोनेटिक एरर। हाँ, बहुत अच्छी टर्म का इस्तेमाल किया आदम ने, कि वॉइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्यूरेट एज टाइपिंग इन मैनुअली बिकॉज ऑफ, इसको हम यहाँ से आदम की बात को ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ फोनेटिक एरर। तो फोनेटिक एरर ये होता है कि मैं बोलता हूँ 30, अब मैं 30 बोल रहा हूँ बट शायद आपको सुनाई 13 दे, है ना, तो ये वाली चीज भी आपके पास हो सकती है, तो फोनेटिक एरर भी हो सकता है। ये वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर की जरूरत होती है। एम्पलीफायर का मतलब, एम्पलीफायर एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो साउंड को बढ़ा के पेश करे, उसके लिए हम एम्पलीफायर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? कोई मजीद सवाल, कोई चीज़ तो नहीं है? इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? अच्छा, बिलाल लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, मैंने किया था तो शायद मिस कर गए हो आप, तो वो मैं बताऊंगा। मेरी वॉइस लैग हो रही है, मुझे बताना क्या ऐसा हो रहा है। नहीं हो रही, चलो भाई, अगर जिसके पास हो रही है तो फिर वो रिफ्रेश करके देख लो। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आपके पास सही आ रही है। अच्छा जी, आ जाते हैं ऑप्टिकल माउस की जानिब। सर बैड माइक्स बैड वॉइस तो मस्जिद वाला माइक, इसका क्या मतलब हुआ? बैड माइक बैड वॉइस, जो नया अच्छा माइक लेना होगा जो एक्सपेंसिव होगा। हाँ, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक्सपेंसिव, अगर आप यहाँ एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी माइक्स are expensive to purchase। अच्छा जी, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल मस्जिद वाला माइक कैन बी राइटेड एज यूजेस, मतलब माइक को हाँ लिख सकते हो, कैन बी यूज्ड इन मस्जिद फॉर अजान, लिखा जा सकता है, ठीक है, तो यही लिख सकते हो। आगे बढ़ जाएं बेटा, तो ऑप्टिकल माउस की तरफ आते हैं। माउस तो आप सभी यूज करते हो, और माउस जो है वो कहलाता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब कि इट इज यूज टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन, सही है। तो यूज ऑफ अ माउस क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मिनिमाइजिंग सॉफ्टवेयर, सही है। टच पैड सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो माउस किस लिए इस्तेमाल होता है? नंबर वन, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स
ऑब्जेक्ट कह लो, आइकन्स कह लो, ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। बाकी उसके अलावा जब आप मूव करते हो कोई ऑब्जेक्ट, मूव करो, कोई फाइल डिलीट करना चाहो, इमेज एडिटिंग करना चाहो, साइज को फाइल के कंट्रोल करना चाहो, कुछ ड्रॉ करना चाहो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो controlling the position of a pointer on a screen to allow selection from a menu or selecting an icon for scrolling up and down left or right। स्क्रॉल अप एंड डाउन भी यूज होता है, हम स्क्रीन अप डाउन यूज कर सकते हैं ब्राउजर की। ठीक है, हम सीपीयू जीपीयू के बारे में, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, जीपीयू नहीं है, रैम के बारे में पढ़ेंगे, बस इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। हाँ, पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो माउस एयरपोर्ट पे भी इस्तेमाल हो सकता है, सुपरमार्केट पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ माउस की अगर हम बात करें तो एक फास्टर मेथड होता है चूजिंग एन ऑप्शन रादर देन यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो कीबोर्ड से सिलेक्शन तो मुश्किल ही है, तो माउस से जो है वो फास्टर मेथड होता है। वेरी क्विक वे ऑफ नेविगेटिंग। नेविगेट का मतलब, नेविगेट से मतलब, वी स्कूल्स में भी, MVC MB स्कूल्स, मरवा क्या लिखना चाह रही हो बेटा, नहीं समझ में आया मुझे। तो वेरी क्विक वे ऑफ नेविगेटिंग, नेविगेटिंग का मतलब है स्क्रीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना। एप्लीकेशंस, इंटरनेट के ऊपर हम टैब्स चेंज करते हैं ना, तो माउस की वजह से कितनी जल्दी टैब वैब चेंज कर लेते हैं। और इसके लिए हमें कोई लार्ज डेस्क स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं होती, छोटी सी जगह के ऊपर ये काम कर लेता है। तो बाकी डिसएडवांटेज ये हो सकता है, कैन बी मोर डिफिकल्ट फॉर अ पीपल विद रिस्ट्रिक्टेड हैंड रिस्ट मूवमेंट। अगर किसी के हाथ में तकलीफ है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इजी टू डैमेज एंड द ओल्डर टाइप माउस क्विकली बिकम्स क्लॉग अप विद डर्ट। माउस इज यूज इन एयरपोर्ट फॉर डाटा एंट्री। डाटा एंट्री तो के लिए ज़्यादा बेटर तो कीबोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। फॉर सिलेक्टिंग आइकन्स ऑन स्क्रीन, फॉर सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज, फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शंस, ये लिख सकते हो आदम, कि जो ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, हाँ डेटा एंट्री भी हो सकता है, बट डेटा एंट्री वो होगी जो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू होगी, है ना। तो इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो बाकी ये कि अगर आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं है तो फिर माउस का चलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इफ़ नो फ्लैट सरफेस अवेलेबल, तो फिर आपका माउस चलाना मुश्किल होता है। बच्चों समझ में आ रही है सारी बातें अब तक की? तो माउस भी हो गया, कोई सवाल तो नहीं है बीच में? क्योंकि ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो अमूमन आप अपनी रियल लाइफ में देखते आ रहे हो और आए हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो माउस कुड भी, हाँ, तो उसके लिए फिर माउस आपको स्पेशल माउस रिक्वायर्ड होंगे ना स्माइल। फिर इसका जवाब ये होगा कि फिर आपको स्पेशल एर्गोनॉमिक्स माउस यूज करने पड़ेंगे, जो पीपल विद रिस्ट इंजरीज के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अबाउट दी स्कैनर। स्कैनर के बारे में आप लोगों को क्या पता है? व्हाट अबाउट स्कैनर? स्कैनर जो होता है देखा है अभी आप लोगों ने? अब स्कैनर हमारे पास दो तरह के होते हैं ना, एक 2D और एक 3D। अच्छा, अब तो इसने तो बहुत चीज़ों को चेंज किया है। मतलब 2D स्कैनर तो वो है जो सिंपल आपके सुपरमार्केट्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बारकोड स्कैनर है, वो भी एक स्कैनर ही हो गया। तो बाकी उसके अलावा जो फोटो कॉपियर मशीन है, फोटो कॉपी मशीन आपने देखी होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये तो स्कैनर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये 2D स्कैनर आ गया। बाकी ये इस्तेमाल होते हैं, ये तो स्कैनर्स आपको सारे नज़र आ गए। ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल हो गया, QR कोड वगैरह के लिए इस्तेमाल हो जाता है। फिर बाकी अगर आप आते हो 3D स्कैनर के ऊपर, 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन स्कैनर का काम ये होता है कि फिर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ऐसे समझ लो कि फिर ये मूव मूव करता है, लाइक कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा जाता है। ये देखोगे, जैसे ये एग्जांपल है कि ये जो हाथ में स्कैनर लेके खड़े हुए हैं 3D है। अब ये किसी भी मॉडल के अगेंस्ट इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको स्टेशनरी रखा जाए और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और ऐसा भी है कि इसको मूव करवा लो और ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्टेशनरी रखा हो। तो 2D और 3D स्कैनर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और जो नॉर्मली आप देख सकते हो जो फोटो कॉपियर मशीन है, 2D स्कैनर, कॉपियर मशीन, आप लोगों को मेरी दूसरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, जो आप लोगों को स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रही होंगी, ये भी 2D स्कैनर्स हैं।
जो फोटोकॉपी मशीन है जिसपे आपके प्रिंट्स वगैरह निकलते हैं, तो 2D क्यों कहते हैं? 2 डायमेंशन होती है, XY डायरेक्शन के ऊपर होती है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, बोथ स्क्रीन आर विजिबल, ठीक है, तो ये है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब देख सकते हो ये 2D स्कैनर, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ पेपर को, क्योंकि पेपर की जो डायरेक्शन होती है वो एक्स और वाई डायरेक्शन होती है ना, तो इसलिए उसको 2D कहा जाता है। और 3D स्कैनर जो होता है उसको फिर तीनों डायमेंशन से किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। 3D प्रिंटर से पहले आपको 3D स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर ले, और स्कैन करके फिर उसी का प्रोटोटाइप, इसी की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दे। तो स्कैनर्स आर यूज टू इंटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड कॉपी इनटू कंप्यूटर। देखा आपने कि स्कैनर में हम ये करते हैं कि हमने तस्वीर डाली, स्कैन किया, वो तस्वीर हमारी सॉफ्ट कॉपी में आ जाती है। तो हार्ड कॉपी से हम सॉफ्ट कॉपी में डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3D के यूजेस कहाँ होते हैं? 3D के यूज हम पढ़ेंगे, वैसे शामिर पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। हम इससे टॉयज, कार्स और प्रोस्थेटिक लिम्स और 3D फैशन आर्ट डिजाइनिंग, इन सब जगहों पे इवन 3D होम्स भी बनते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताऊं मैं आपको चीज़, क्या है, यूरोप में तो बाकायदा 3D होम्स बन रहे हैं, होम्स यूजिंग 3D प्रिंटर। तो वो पूरी पूरी एक एक जो है दिन के अंदर पूरे पूरे घर बना रहे हैं। ठीक है, तो एक सवाल ऐसी स्कैनिंग उससे आया था, 3D प्रिंटर से। तो ये देख लो, ये इसकी इसकी वीडियोस भी अवेलेबल होंगी कि किस तरह से हाउसेस जो है ना, देख रहे हो, ऐसे सीमेंट जो है, ऐसे सीमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, और लेयर बाय लेयर। ठीक है, ये आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे हो ना, ये सारे 3D प्रिंटर्स के बने हुए हाउसेस हैं। ठीक है ना, तो कंक्रीट जो है, लाइक देख रहे हो ये, इस तरह से लेयर बाय लेयर सीमेंट के जरिए 3D बनता है। ठीक है, तो 3D के यूजेस कहाँ होते हैं? 3D बर्ड स्कैनर, हाँ, 3D स्कैनिंग का यूज ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप दोबारा से रीडिजाइन करना चाहते हो, तो फिर वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यूज ऑफ स्कैनर देखते हैं बेटा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है स्कैनर का इस्तेमाल। तो स्कैनर इस्तेमाल होता है कि इन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेट फॉर यूज इन वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जैसे आपकी तस्वीर स्कैन होके फॉक्सिट में एज अ PDF भी आ जाती है, और एज अ इमेज भी आ जाती है। ठीक है, तो आप वैल्यूएबल ओल्ड पुराने डॉक्यूमेंट जो आपके हार्ड कॉपी में मौजूद हैं, अगर आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहो, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहो, तो फिर आप 2D स्कैनर का इस्तेमाल करते हो। स्कैन इन फोटोग्राफ्स, अब जैसे स्कैनर की वही वाली बात मैं बताऊं ना, स्कैनर कहाँ यूज होता है, तो स्कैनर भी एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। एयरपोर्ट्स टू स्कैन पैसेंजर पासपोर्ट, पैसेंजर पैसेंजर फोटो, मतलब पूरा पासपोर्ट ही स्कैन होता है, फोटो क्या लिखूं मैं, पैसेंजर पासपोर्ट। तो जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है वो आपका स्कैन होता है। ठीक है, तो पैसेंजर का पासपोर्ट स्कैन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और उसके अलावा बारकोड एट POS टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जो प्रोडक्ट स्कैनिंग है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों आ रही है बात समझ में? तो ये आ जाता है। फिर बाकी इसका फायदा ये है, सर पॉज क्या होता है? पॉज होता है जो आप सुपरमार्केट जाते हो, जहां पे जाके आप अपनी ट्रॉली खड़ी करते हो, और वहां पर वो आपका एक एक प्रोडक्ट उठा के उसको स्कैन करता है, उसको हम पॉज कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाके वो क्या करता है, वहां पर जाकर स्कैनर जो है वो स्कैन करता है। ठीक है, तो ये जो अगर आप देखो, आप पूछ रहे हो कि पॉज क्या होता है, तो ये देख लो इस जगह को, हाँ, उस जगह को POS कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि आपने सामान खरीद लिया, अब उसकी पेमेंट कहाँ करोगे? उसकी पेमेंट करोगे काउंटर पे जाके। तो दैट काउंटर इज अ POS, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पर वो जाके आपसे उन चीजों के जो आपने अपनी कार्ट में डाली हैं उसके पैसे लेगा। क्या कहते हो? अब तक की तमाम बातें समझ में आ रही हैं?
लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर कस्टमर एग्जीक्यूट्स द पेमेंट फॉर अ गुड और सर्विसेज एंड वेयर सेल टैक्सेस में बिकम पेएबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब तक क्लियर है सारी बातें? सर दीज इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक ओवर द वर्ल्ड व्हेन वी ग्रो अप। हाँ बिल्कुल। अभी तो तुम लोगों को शायद ये भी पता हो, मैंने बताया भी था कि अब तो अमेजोन में जब जो है स्कैन डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट का मतलब क्या है? वानिया कैम स्कैनर यूज किया है? तो कैम स्कैनर या अगर कभी स्कैनर यूज किया हो, SCANNER, ये वाला स्कैनर यूज किया है, ये वाला। तो ऐसा होता है कि जब आप इस स्कैनर से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करो ना, जैसे आपके पास ये स्कैनर है, इमेज स्कैनर आ गया, ठीक है। अब इस पे जब आप कोई कॉपी, कोई बुक, कोई पेज, कुछ भी स्कैन करते हो, तो वो स्कैन होके आपके सामने हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही है ना? अगर मैं लिखूं कि हाउ हार्ड कॉपी इज ट्रांसफॉर्म टू सॉफ्ट कॉपी यूजिंग स्कैनर, तो अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि एक स्कैनर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई स्कैनर है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू सॉफ्ट कॉपी, 1 मिनट मुझे देना, मैं आप लोगों से एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें होता ही है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट कन्वर्ट होता है ना, तो कन्वर्ट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपसे पूछता है कि उसको किस फॉर्मेट में सेव होना है। तो अगर आप कैम स्कैनर का इस्तेमाल करते हो, तो कैम स्कैनर का इस्तेमाल करने में जब आप पिक्चर सेव करते हो, तो वो आपसे पूछता है कि क्या आप पीडीएफ में करना चाहते हो या क्या आप एज अ इमेज करना चाहते हो। तो पीडीएफ एक अलग डॉक्यूमेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जो दूसरा वाला है, मैंने कौन सा बताया, इमेज, इमेज एक अलग है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ में करोगे तो उसका कॉपी पेस्ट करना आसान होगा, और अगर आप इमेज वाइज करोगे तो इमेज में कॉपी पेस्ट तो होता नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली है और वो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट भी है। कैन यू सी दैट वीडियो ऑन द स्क्रीन? इज एवरीवन, इज इट विजिबल? अब देखना ये क्या करेगा। हाँ, पीडीएफ स्कैनर्स आते हैं ना, जैसे कैम स्कैनर यूज कर लो, वो क्या करेगा, देखो ये उसने तुम्हारी ही एग्जाम्पल रिलेटेड कोई उसने सुडो कोड उठाया है, ठीक है। तो ये उसको कैमरे से एक पिक्चर लेना चाह रहा है उसकी, ठीक है। अब इस तस्वीर में आप देखो यही हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन में द फर्स्ट स्टेप इंडिकेट्स एल्गोरिथम। ये देख लो इसमें बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो उसने ये तस्वीर ले ली, ये तस्वीर ले ली है। अब ये तस्वीर है, तस्वीर ये इमेज फॉर्म में ना, ये जो डाटा इमेज फॉर्म में, अब ये डाटा इमेज फॉर्म का कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो वैसे तो ये तस्वीर में है, तस्वीर का मतलब इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, इसमें हम डिवाइजर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब देखो ये जो नीचे चीज आ रही है, वो ये हो रहा है कि ये जो तस्वीर ली गई है, अब ये टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रही है। तो आप देखना इन जस्ट मैटर ऑफ सम सेकेंड्स, ये पूरी की पूरी तस्वीर कॉपी टू कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कंप्यूटर में कॉपी होगी वर्ड फॉर्म में, देखो ये आया है इसने, और ये वर्ड फॉर्म में इसको लेके आएगा, और वर्ड फॉर्म में आने के बाद ये देखो ये आया, और ये वर्ड फॉर्म में, ये वर्ड में आ गया, ये तस्वीर से एमएस वर्ड की फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में आ गया। देखा आप लोगों ने इसको इन द लास्ट मोमेंट जो इसने किया, कि जो इमेज आ रही थी, ये नजर आ रहा है, देखो मैंने रोक देता हूँ, यहाँ से आने के बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या किया इसने, यहाँ पे जो तस्वीर बनी हुई थी, उस तस्वीर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया और वर्ड फॉर्म में लिया है। अब आप इसको चेंज कर सकते हो। मरवा अब भी नजर नहीं आया, अभी मैंने रोक दिया है, देख रहे हो? अगर मैं ऐसे देखूं, तो पहले ये ऐसे, ये स्क्रीन तो आ रही है, पहले ये तस्वीर की फॉर्म में था यहाँ पे, ये जो ली गई है, ये जो आपके सामने आ रही है, ये पिक्चर है, ऊपर जो नजर आ रहा है, डिविडेंड वैल्यू वेरिएबल एंड स्टेप। जब इसको लेने के बाद प्रोसेस करोगे, प्रोसेस में टेक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट ले लेगा। और अब ये आपको जो दिखा रहा है, ये वर्ड फॉर्म में, अब ये तस्वीर के फॉर्म में नहीं है, वर्ड में। इसमें एडिटिंग करना अब आपके लिए आसान है। बताओ बच्चों, अब आ रही है बात समझ में? इट्स अ न्यू फ्यूचर दैट एंड्रॉइड टैबलेट एडिट, नहीं ये तो बहुत पुरानी चीज है, ठीक है। स्कैनिंग होना मतलब इट्स नॉट अ न्यू थिंग।
स्कैनर इस्तेमाल होते हैं और वो ये काम कर रहे होते हैं। आपके अपने मोबाइल फोन के अंदर भी स्कैनर हो सकता है, ठीक है ना, तो आपके मोबाइल फोन में भी होता है और वो स्कैन करता है। बच्चों सारी बातें समझ में आ रही हैं आज की क्लास की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बस आखिरी की हमारी दो चीज़ें रह गई हैं। एडवांटेज हो सकता है बच्चों कि इमेज कैन बी स्टोर्ड फॉर एडिटिंग लेटर डेट, इमेज को आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ओसीआर के जरिए इस्तेमाल करती हो तो ज़्यादा फास्टर और एक्यूरेट हो जाता है। अगर इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर डैमेज डॉक्यूमेंट, को डॉक्यूमेंट डैमेज हो गया, ऐसा हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट खराब हो गया, गीला हो गया, तो फटाफट उसकी तस्वीर लेके उसको दोबारा से जो है वो कॉपी शॉपी करवा सकता है, ठीक है। ये काम है। डिसएडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है जो क्वालिटी होगी वो लिमिटेड होती है, डिपेंड ऑन कितनी रेजोल्यूशन का स्कैनर खरीदे हो। ज़ाहिर है अगर अच्छी रेजोल्यूशन पे जाओगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। अगर आपने कलर मोड लिया है तो फिर आप बैठे रह जाओ आराम से, थोड़ी देर में ही वो स्कैन करेगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। और फिर आप इसका एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि हाई क्वालिटी स्कैनर्स आर एक्सपेंसिव टू बाय। हाई क्वालिटी scanners are expensive to buy, ठीक है। ओसीआर क्या होता है? ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर की मदद से ही तो आप ये वाला काम कर पाते हो जो भी आपने देखा है ना, ये जो उसने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया है, ये ओसीआर की मदद से ही कर पाए हो आप। कैसे? ओसीआर क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट, जो आपकी तस्वीर है ना, सही है, तो उस तस्वीर को जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, ऑप्टिकल कैरेक्टर करता ये है कि जो कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये उसमें से अल्फाबेट्स उठाता है। ये अगर आप तस्वीर लो, ओसीआर अभी क्या करेगा, ये ओसीआर एक डिवाइस है, मैं ऐसे खरीद के अपने उस पे लगा लूंगा लैपटॉप पे, और मैं हार्ड कॉपी में किताब पे इसको प्लेस करता चला जाऊंगा, मूव करता चला जाऊंगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। तो ये जैसे जैसे लाइन बाय लाइन इस स्कैनर को क्या करेगा, मूव करता रहेगा, वैसे वैसे वो टेक्स्ट कन्वर्ट होके वर्ड्स की फॉर्म के अंदर स्क्रीन पर आते रहेंगे। क्या ये बात आप मेरी समझ पाए जो मैंने बताने की कोशिश की? क्यूसीआर आपके सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट में नहीं, हार्ड कॉपी से जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो इस पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कैनर मूव करता जाएगा बुक पे, और वैसे ही वो टेक्स्ट आपकी वर्ड के अंदर आता जाएगा। यानी एक बुक आपके पास हार्ड कॉपी में रखी हुई है और उसको आप स्कैन किए जा रहे हो, और वही डाटा ओसीआर की मदद से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो क्या करेगा, लाइट कैरेक्टर पे मारेगा और कैरेक्टर पे लाइट मारने के बाद जो भी कैरेक्टर फॉर्म्ड हुआ होगा उस कैरेक्टर की तस्वीर उठाएगा और डेटाबेस के अंदर ए से लेकर जेड तक पीछे जो भी अल्फाबेट पड़ा हुआ होगा उसके साथ मैच कराएगा। तो अगर वो तस्वीर उठी और ऐसे ओ हुई तो वो उसको ओ के साथ मैच करेगा और आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट में ओ भेज देगा पीछे। अब आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमने इनपुट डिवाइसेस पूरी निपटा दी आज, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइस निपटाएंगे और फिर एक क्लास और एक्स्ट्रा डालूंगा तो उसके अंदर फिर हम स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ आ जाएंगे। बच्चों बताना मुझे आज की क्लास की सारी चीज़ें आपको क्लियर है? ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं 29 को मैं आपसे पेपर लूंगा आपका P1 का, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट वीक P2 ले लूंगा, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये PDF में डाल देता हूँ और फिर आप लोगों से मेरी बात होती है इंशाल्लाह वेनेसडे की क्लास में, ठीक है बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये है चैप्टर 3, ठीक है। P1 में अभी 1 2 3 करवा दूंगा मैं आपको, तो 1 2 3 जो कराऊंगा वही लूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। इज दिस द फाइनल P1 टॉपिक? चैप्टर 3 तक होगा, वो फाइनल होगा। फिर जो जनवरी के बाद कराऊंगा 4 5 6 उसमें करवाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।